यूथ कंपटीशन के काव्य शास्त्र के PYQ यानी पहले के प्रश्न पत्र जो किसी परीक्षा में आए हैं, उस कड़ी में हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले नाटक में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस में विदूषक, विष्कंभक, सूत्रधार, उद्घोषक। तो ऑप्शन बी जो है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विष्कंभक कहते हैं। विदूषक हंसाने वाला पात्र होता है। यहाँ हम इसको रोक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम तो आनंदवर्धन यहाँ पर सही उत्तर होगा बी। और इस यहाँ डिटेल आप रोक के पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम हल कर पाए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में सब पढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर मैं बताऊँगी और इन डिटेल जो है वो वीडियो में होगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला है, भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता, रस, रस वस्तु संवाद, कथानक संवाद, पात्र योजना, देशकाल उद्देश्य, गीत योजना। तो ऑप्शन ए इसका सही है, वस्तु, नेता, रस। चलिए आगे देखते हैं। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? तो ऑप्शंस में है प्रयत्न, एक सेकेंड, प्रयत्न, फलागाम, नियताप्ति, कार्य। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी कार्य। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलगाम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ के ये कथा, संगठन या कार्य व्यवस्था के भेद है। जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो मुख्यार्थ यानी जो कहा गया है वही उसका अर्थ आप जहाँ लेते हैं उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ इसकी अभिधा, व्यंजना और लक्षणा को आप यहाँ देख सकते हैं। चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष, सर्वनाम दोष, संज्ञा दोष, लिंग दोष। तो अनेक अपने आप में प्लूरल है। एक यानी सिंगुलर, एक वचन, और अनेक यानी बहुवचन अपने आप ही है यहाँ। तो यहाँ वचन दोष लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ये डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? विशेषण व्यवस्था दोष, सार्वनामिक दोष, कारकीय परसर्ग दोष और क्रिया विशेषण। तो यहाँ बच्चे को काटकर फल नहीं खिलाना, यानी फल को काटकर बच्चे को खिलाओ, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कारकीय परसर्ग दोष है। शुद्ध वाक्य होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। प्रश्न 109 में देखेंगे, मम्मट ने इनमें से किस तत्व का काव्य प्रयोजन नहीं माना है? अमंगल का नाश, मित्र सम्मति, उपदेश, यश प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। तो बी मित्र सम्मति, उपदेश। ये यहाँ इस प्रश्न की व्याख्या है, आप चाहें तो उसको डिटेल को पढ़ सकते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, पद में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, ये माधुर्य गुण दिखाई देता है। मीराबाई जो है माधुर्य भाव से भक्ति करती हैं। और इसी प्रकार आप तुलसी के बारे में बताएं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? साक्ष्य है या माधुर्य है, या आप बताएं। देरिदा लेखन में किसका स्रोत मानते हैं? तो ये दर्शन का, ज्ञान का, भावों का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। तो ऑप्शन डी तमाम सांस्कृतिक कर्म का ये मानते हैं। ये यहाँ इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिक वादी चिंतक नहीं है? तो FR लेविस, फ्रांसुआ लेतार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। FR लेविस तथा उत्तर आधुनिकवादी चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक फ्रांसुआ, त्योहार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन आधुनिकतावादी चिंतक है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधाराएं एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तु निष्ठावाद के विरुद्ध और संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया था। इनमें से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पेरिपोइथिकिस, इयोन, रिपब्लिक,
पोलितेइया। तो ऑप्शन ए जो है पेरिपोइथिकिस जो है प्लेटो की रचना नहीं है, यह अरस्तु की रचना है, बाकी सारे प्लेटो की रचना है। पेरिपोइथिकिस अरस्तु की रचना है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए पेरिपोइथिकिस जो है अरस्तु की रचना है। आगे यहाँ देखते हैं, पेरिप्सिस लॉन्जाइनस की रचना है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है। चलिए, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी प्लेटो का कथन है ये। यह यहाँ इस प्रश्न की व्याख्या है। आगे देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है प्रकृति की नकल, पुनः सृजन, नकल, वस्तुपरक नकल। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पुनः सृजन। यानी कि पहले जो प्रकृति है वह विचार के रूप में है, और प्रकृति से जो रचनाकार है वह उसका अनुकरण करता है, उसको देखकर उसके मन में विचार आते हैं और फिर वह काव्य रचना करता है। तो आगे देख लीजिए, यानी पुनः सृजन यहाँ सही होगा, यानी प्रकृति ने सृजन किया और उसको देखकर रचनाकार ने पुनः सृजन किया। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति जो है अरस्तु ने माना है, और ये जो उनकी रचना है पेरिपोइथिकिस अरस्तु की रचना है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक, इलियड की रचना द सीक्रेट वुड है, और एक इलियड नाम की रचना है जो कि होमर की है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, ये किसका कथन है? ये ऑप्शन सी अरस्तु का कथन है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन अरस्तु का है। रिचर्ड्स अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक है। प्लेटो की रचना सिम्पोसियोन है। इलियड की रचना लिरिकल बैलेड्स है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक विचारों में से कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो कहते हैं बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया गया है, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। तो RPSC में आया हुआ प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्रोचे जो है क्रोचे का ये जो विचार है यह असंगत है, बाकी सबके सही है। तो क्रोचे का जो विचार है इसके बारे में यह लिखा हुआ है, यह दार्शनिक विचार संगत है क्योंकि कथन में सौंदर्य को बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट किया गया है, जबकि क्रोचे सौंदर्य को आंतरिक वस्तु मानते हैं। तो अगर ये आंतरिक वस्तु के रूप में दिया होता है सौंदर्य तो सही हो जाता। अब यहाँ कुछ विचारक और उनके विचार दिए गए हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लें। अरस्तु जो है प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है, ये अरस्तु का मानना है। बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं, प्लेटो कहते हैं। क्रोचे जो है कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भाव में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा यानी कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। 120वां नंबर का प्रश्न जो है वो है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? ये आपके ऑप्शंस दिए हुए, कल्पना की, कवि की, अंतश्चेतना की, कवि कर्म की, कवि कौशल की। तो ये आप सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय, कला। तो ऑप्शन डी जो है कला इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलियड ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक। ऑप्शन ए सही है इसमें, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। चलिए आगे देख लेते हैं हम। T.S. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, किसको किया? ऑप्शन 4 है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार, प्रौढ़ भाषा को, ये सब नहीं, परंपरा और इतिहास बोध को महत्व देते हैं एलियट। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को, ऐतिहासिक आख्यान। तो जनसाधारण और जीवन और प्रकृति को वर्ड्सवर्थ काव्य के प्रतिपाद्य मानते हैं। ऑप्शन ए देख सकते हैं आप। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, ये कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है, क्रोचे, एलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉलरिज।
तो कल्पना, गौण कल्पना, मुख्य कल्पना और कल्पना पर विचार किया है कॉलरिज ने। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ मित्र थे, ये याद रखिएगा आप। अब यहाँ एक विचार देख लीजिए। कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं क्रोचे। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, इलियट का मानना है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छल है, ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तंभ में कौन सा स्तर है? असंगत है। विचार, अभिव्यंजना, अंतर संस्कार और अनुषांगिक आनंद। तो ये आरपीएससी का प्रश्न है और ऑप्शन ए इसका सही है। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तर में विचार स्तर नहीं है। अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, अनुषांगिक आनंद, ये इसके अभिव्यंजना स्तर के 4 स्तंभ है। चलिए आगे देख लेते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वालेयता, भावाडंबर, वागाडंबर, विपर्य। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्व पर विचार करते हुए दात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे दात्त को काव्य का श्रेष्ठ मानने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनकी कृति है काव्य में उदात्त तत्व। और लॉन्जाइनस की रचना है पेरिप्लस। और इनके अनुसार जो है विपर्य शैलीगत दोष नहीं है, ये याद रखिएगा। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लेनिन, गोर्की, कॉडवेल, लॉरेंस। तो ऑप्शन डी जो है, लॉरेंस जो है मार्क्सवादी परंपरा में नहीं आते हैं, लेकिन अन्य जो है मार्क्सवादी चिंतक हैं। डिटेल यहाँ देख सकते हैं। संरचनावाद का जनक माना जाता है प्लेटो, अरस्तु, सास्यूर, लेवी स्ट्रास। तो लेवी स्ट्रास जो है, माफ़ कीजिएगा, सास्यूर जो है संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता जो हैं क्षेमेंद्र, वेदव्यास, पिंगल, वाल्मीकि। तो पिंगल जो है छंद शास्त्र के रचयिता हैं। क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण, औचित्य, विचार चर्चा, सुवृत्त, तिलक, दशावतार चरित। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तथा वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? रामायण, नाट्यशास्त्र, अष्टाध्यायी, साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन बी सही है। नाट्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का पहला प्रयोग मिलता है। आगे गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम देख लेते। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर, अरस्तु। तो प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, इनमें से बता सकते हैं। तो इसमें पहले प्लेटो आते हैं, पहले प्लेटो है, फिर अरस्तु है एंड फिर सिकंदर है। ये सब गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा है। रुय्यक किस ग्रंथ की रचयिता जाता है? तो काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, कुवलय, आनंद का और काव्यदर्श। तो अलंकार सर्वस्व जो है रुय्यक है की रचना है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? वस्तु, अलंकार, रस, भाव, कल्पना, अलंकार, रस, कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार। तो ऑप्शन ए सही है। वस्तु, अलंकार और रस जो है ये ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ जो है नाट्यशास्त्र है और ये भरतमुनि की रचना है। इसमें 36 अध्याय हैं। उन्होंने 10 गुण 10 दोष की बात की है और 4 अलंकार की बात की है। यमक, रूपक, उपमा और दीपक की बात की है। यहाँ काव्य अलंकार भामा की रचना, धन्यलोक आनंदवर्धन की रचना है और काव्यदर्श जो है दंडी की रचना है। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। ये किसका है विचार? तो ये ऑप्शन ए महादेवी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं। ये यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। शुक्ल जी और नगेंद्र, महादेवी वर्मा, इनके क्या व्याख्या है और किस प्रकार के इनके विचार है, आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, शब्द वक्रता। सही ऑप्शन है डी, शब्द वक्रता। आगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं प्राण त्याग दूंगा। ये कथन किसका है? प्लेटो, वाल्तेयर, सुकरात, गैलीलियो। तो ये इसका वाल्तेयर का कथन है। तो वाल्तेयर यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए, मौलिक रूप से व्यंजना की कितने प्रकार की बनती है? व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज 3। मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार होते हैं। शब्द जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं।
और इसके प्रकार निम्न हैं: अभिधामूलक, लक्षणामूलक और आर्थी व्यंजना। और शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते, शंख ध्वनि झंकार। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अक्रमत्व, ग्रामीणत्व, अयथार्थ, क्लिष्टता। तो इसमें अयथार्थ काव्य दोष है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या तो 10 गुण और 10 दोष भरत मुनि मानते हैं। तो इसी के साथ आज के प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।